बैठ जाओ सारे भाई। बैठ जाओ। 1 मिनट भाई, सेल साइकिल का असाइनमेंट डाल दिया ग्रुप पे मैंने, देख लिया सबने? ठीक है। यहाँ कौन बैठा, और भी बैठे हुए हैं क्या लोग? नहीं पढ़े भाई, जल्दी आ जाओ आगे। अभी करवा रहा हूँ रीनेट तुम्हारा। वोटिंग करा ले रीनेट के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फटाफट से सब लोग। बस भाई, चल रहा है या नहीं चल रहा? आवाज आ रही है बेटा? पीछे आवाज आ रही है क्या? लास्ट है? चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा है जिसने सेल वाला अभी असाइनमेंट नहीं बनाया? सबने बना लिया? कोई ऐसा है जो नया है अभी बैच में? आगे आ जाओ भाई, पीछे बैठे हैं जो लास्ट, आगे आओ। लास्ट में कोई नहीं बैठेगा, आगे आओ। है सीट है। आगे आ जा भाई। अब प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सब लोग, शांत हो जाओ भाई बस। पढ़ें? चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो है इस चैप्टर में, देखो मेरी बात सुनेंगे सारे सब लोग। प्लान ये है कि इस वीक में इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, इसके सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। असाइनमेंट मैंने डाल दिया है। असाइनमेंट का डिस्कशन आप लोग मेरे से कर सकते हैं कल के बाद से, क्योंकि तब तक हम काफी कुछ कवर कर लेंगे। इस असाइनमेंट का वीडियो सोल्यूशन भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो उसको देख के डिस्कस करना चाहता हूं वहां से कर लेगा। उसके बाद कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? डाउट का टाइम मैं बता दूंगा आपको। हर एक चैप्टर के ये 200 के आसपास क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। उसके साथ मैं सेल वाले का कुछ थोड़ा सा लेवल अप दे दूंगा। ठीक है बेटा? लास्ट में जो बैठे हैं सबसे पहले आगे आओ। उन्हें गर्ल्स जो लास्ट में बैठे आगे आओ, यहाँ पे जगह है, जल्दी। ऐसा तो नहीं कि बायो कुछ को आती है वो पीछे बैठ जाते हैं जाके? कौन कौन है जिसको बायो लग रहा आती है? चला जाने दे, बहुत अच्छा है। हाँ आगे आओ, आगे यहाँ जगह है। बच्चे आगे आ जाओ बेटा, आगे जगह है, यहाँ बैठो प्लीज। तुम दोनों आगे आओ, पीछे कैप वाला और उसके बगल में आगे आओ। यहाँ जा बेटा, यहाँ भी जगह है, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। पीछे बैठी थी सोने के लिए? है? इधर हो जा बेटा, इधर बिठा ले, इसको बिठा ले। स्टार्ट कर रहे हैं। पेन कहाँ गया भाई? आज तुम्हारी कौन सी क्लास नहीं हुई है? सारी क्लास हुई है। आगे आ जा बेटा, आ गया, यहाँ पे कहीं पे बैठ जा, इनमें एडजस्ट हो। यहाँ पे 3 लोग 4, यहाँ बीच में बैठ जा। आप लोग बेटा बैठेंगे, मैं क्लास स्टार्ट करूं? है? अच्छा एक चीज और सुन लो ध्यान से सब लोग।
प्लीज ध्यान से सुने सब लोग जो मैं बता रहा हूं अभी। हम लोग इस वीक में इसको खत्म करके बायोलॉजिकल स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग माइटोसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। मैं उससे पहले आपको अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी पे कुछ चीजें करा रहा हूं, उसको ध्यान से देख लो। उस बसकर भाई क्यों हंस रहा है, इधर ध्यान दो। दिक्कत ये है तुम्हें लगता है आती है भाइयों, बस और कोई बात नहीं है। कोई ऐसा हो जिसको लग रहा हो आती है, मैं फिर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूं पूछना। किसी को नहीं लग रहा, चलो स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है, रुको एक मिनट, बस शांत हो जाओ सारे। भाई बात कर रहा है एकदम से, इधर देख ले, क्या हुआ है हैं? फीस देके बात करनी थी तो इससे अच्छा रिचार्ज करा लेता फोन में। बस है, रिचार्ज बढ़ गया है। चलो पढ़ो। बस भाई, बाबू बाबू पीछे बैठा आज। कौन कौन उस बैच में गया अचीवर वाले में, किसको किसको भेजा गया है? पता नहीं, कोई बैच बनाया अचीवर वाला। ठीक है, वेरी गुड। भाई एक मिनट सुनो सब लोग ध्यान से, प्लीज सीरियस रहो। अभी सिर्फ दूसरा चैप्टर चल रहा है और आपको काफी सिलेबस कराना है, और उसमें जेनेटिक्स में भी आपको अच्छा खासा दिक्कत है। तो कृपया करके सीरियस रहें, सिलेबस को हम पेस के साथ अब करते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट्स हैं आप लोग, मैं एक बार सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने सबने वो बनाना है, ठीक है। कहाँ मिल रहा है सबको पता है, वो टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको डीपीपी वीडीपीपी अलग मिलेंगी, वो प्रिंटेड मिलती होंगी, पर ये वाला जो है आपको, ये आपको खुद करना है। आप उसकी पीडीएफ निकाल लो जैसे आपको कर समझ में आए। मैं कंप्रेस करके दे रहा हूं तो इसका मतलब 12-13 पेज ही होते हैं या 10 पेज होते हैं। आप उसको करो, डाउट पूछो, मेरे से पूछना है, मैं टाइम बता दूंगा, और इस वीक में इसको फिनिश करेंगे। क्लियर है? एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई भी एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं पड़ेगा। यदि मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी के बाहर का कुछ आ सकता है इस साल, तो लास्ट में जाके मैं 2-3 पेज आपको लिख के दे दूंगा, ये रट लेना, और अगले दिन जाके ऐसा कुछ दिखे तो मार्क कर देना, बाकी जरूरत नहीं है। सही है? ठीक है, तो उसी तरीके से चलेंगे, तो कृपया ध्यान रखें इस बात का। और जो जो डाटा यहां पे लिखा हुआ है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होती है, सही है। क्रोमेटिन कहां विजिबल होता है? यूकैरियोट्स में होता है। और कौन से फेज में विजिबल होता है? इंटरफेज में, यस। और क्रोमोसोम विजिबल होता है एम फेज में। अब आप ध्यान से सुने सारी बातें, ठीक है। और जो जो ऑब्जर्वेशन अभी तक हमने पढ़ लिया उसी की ऑब्जर्वेशन अलग से नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? सी डी आएगा। ध्यान से सुनेंगे, क्यों सुनो ध्यान से। सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दे, ये प्रोक्रियोट है, ये प्रोक्रियोट है, इसमें क्रोमोसोम बनते नहीं है प्रॉपर तरीके से, और ये सेल डिवाइड नहीं करता, सही है। तो उसमें क्रोमेटिन दिखेगा। रूल क्या है कि क्रोमोसोम प्रॉपरली आपको यूकैरियोट्स में दिखेंगे। दूसरा रूल ये है कि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम तब दिखेंगे जब सेल डिवाइड कर रहा है। यदि कोई सेल कोशिका डिवाइड नहीं कर रही है तो उसमें क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। तो न्यूरॉन तो हम बोल ही रहे हैं डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए आंसर आएगा पहले का डी। अब डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? ऑल। यहां हम आंसर ऑल लगाएंगे, सही है। कोई ऐसा जिसको डाउट हो? सभी प्रकार की कोशिकाओं सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मुझे ई कोलाई में नहीं दिखेगा, डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम दिखेगा, यस। इसलिए मैं स्किन सेल लूंगा। स्किन सेल यूकैरियोट्स है, और अभी हम इसमें बोल रहे हैं डिवाइड नहीं, मतलब हमें नहीं पता डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, पर हम इन जनरल इसके कंपैरिजन में अगर देखें, इसके कंपैरिजन में देखें, यहां तो लिख ही दिया ना डिवाइडिंग सेल, तो यहां तो क्रोमोसोम दिखेगा। चांसेस है कि स्किन सेल में मुझे क्रोमेटिन दिखे। क्लियर है? सही है। विच नॉट विजिबल टुगेदर इन सेल? ऑप्शन सी क्या?
न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। यदि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलस दिखेगा, और अगर न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम नहीं दिखते। क्रोमोसोम तब दिखते हैं जब न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यदि न्यूक्लियस खत्म हो गया तो न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा। इसलिए न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम कभी भी साथ में नहीं दिखते। किसको डाउट है इस बात में? न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम कभी भी साथ में नहीं दिखते। अब ये हमारे पास हो गया, इसका क्वेश्चन हमने देख लिए। अब इसके बाद मुझे ये वाली ऑब्जर्वेशन है, कोई भी सेल है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वो डिवाइड करता है। छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म सभी बने हैं सेल डिवीजन से। एक सिंगल सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है, और अगेन ग्रो करके क्या करता है, वो डिवाइड करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन ऑल फेज ऑफ सेल साइकिल, रॉन्ग है। और सभी फेज जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है, ट्रू है। सही है, ठीक है। पिछला कुछ रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। सेल साइकिल को हमने दो फेज में डिवाइड किया है, एम फेज और इंटरफेज। एम फेज और इंटरफेज, ठीक है। टाइम कितना है? 24 आवर। सही है, ह्यूमन सेल का। ध्यान से सुनेंगे। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है, लगभग 5% टाइम होता है। और इंटरफेज कहते हैं G1 S और G2 को, है ना। तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का टाइम है। इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं करता, सेल डिवीजन की तैयारी करता है। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल डिवाइड नहीं करता, सेल डिवीजन की तैयारी करता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन करना। लगभग 95% टाइम होता है। ह्यूमन का सेल कल्चर में, कल्चर के लिए एक और वर्ड कौन सा होता है? इन विट्रो। क्या होता है? इन विट्रो। इन विट्रो। और नेचुरल कंडीशन को बोलते हैं इन विवो। सही है, बोलो। ठीक है, तो इन विट्रो कंडीशन में मेरे पास 24 घंटे में ह्यूमन सेल डिवाइड करता है। जीवन फेज में 8 से 12 लूंगा, G2 लूंगा 3 से 4, एस फेज लूंगा 6 से 8, और एम फेज लूंगा 1 घंटे का। सही है। अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ईस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड करता है। ईस्ट क्या है? एक फंजाई। ईस्ट क्या है? एक फंजाई। ठीक है, यस। अच्छा, ईस्ट के दो एग्जांपल है तुम्हारे सिलेबस में। पहला एग्जांपल सैकेरोमाइसिस, दूसरा एग्जांपल मोनास्कस परप्यूरियस। दो एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में ईस्ट के हैं, एक सैकेरोमाइसिस, एक मोनास्कस परप्यूरियस। याद रहेगा? याद रहेगा सबको? बोलिए। ठीक है, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि दो सेल सेम ऑर्गेनिज्म का टाइम अलग होगा, और दो अलग सेल में तो वैसे भी टाइम अलग होता है डिवाइड करने का। ठीक है, अब हम यहां से आगे जा रहे हैं। ठीक है, और हमने जीवन फेज के जो चेंजेस लिखे एक बार रीड करेंगे सारे। बेटा मैं ये पढ़ा चुका हूं, लास्ट का रिवाइज कर रहा हूं सिर्फ। जीवन फेज में क्या होगा? ग्रोथ होगी, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो डिक्रीज होगी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, मेरा एक सवाल आप लोगों से, मुझे देखें कौन बताएगा आंसर। डीएनए हमारा क्रोमेटिन से ओपन होता है जीवन फेज में, एस फेज में, G2 फेज में, एम फेज में। किस में होगा डीएनए खुलता? किस में? हाथ खड़ा करके आंसर बताएं कृपया। हाँ बेटा बोल। इतनी तेज बोलेगी तो मेरे को सुनाई देख के दे जाएगा ना बेटा, और धीरे बोल। मैं कह रहा हूं डीएनए किस फेज में खुलता है? G1 S और G2 में और M में। हाँ बेटा, तीनों में खुलता है। सही है, बैठ। ओके, बैठ जी, बैठ जा बच्चे। डीएनए तीनों फेज में खुलता है, G1 S और G2 में। G1 और G2 में सिर्फ जीन खुलती हैं। समझ में आ रहा है? यू क्रोमेटिन खुलता है सिर्फ, जिसमें जीन प्रेजेंट होती है। एस फेज में चाहे जीन हो चाहे ना हो, पूरा का पूरा डीएनए एक बार जरूर खुलता है, क्योंकि डीएनए डबल करना है। अरे समझ आया? अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए किस फेज में खुलता है, तो G1 S G2 तीनों में खुलता है। किसमें सारा का सारा खुलता है? एस फेज में। G1 और G2 में वही खुलेगा जो जीन होगी, और जीन कहां लोकेट होती है? यू क्रोमेटिन में। हेट्रोक्रोमेटिन में जीन नहीं होती। सही है। और डीएनए सबसे ज्यादा कंडेंस कहां होता है? एम फेज में। एम फेज में भी किस में? मेटा फेज में। क्लियर है? ठीक है, तो सारा का सारा डीएनए डीकंडेंस होगा एक बार कम से कम।
खुलेगा डीएनए। मेरी बात सुने, अगर तुमसे कहा जाए कि क्रोमेटिन डीकंडेंस होगा, मतलब क्रोमेटिन आगे फर्दर खुलेगा। तो अगर पूछा जाए एंटायर क्रोमेटिन डीकंडेंस इन, आप एस फेज लिखोगे। अगर पूछा जाए क्रोमेटिन डीकंडेंस इन G1 S G2, फर्क समझ में आया? पूरा का पूरा क्रोमेटिन खुलेगा एस फेज में, क्रोमेटिन खुलेगा G1 S और G2 तीनों में। कोई डाउट किसी को? बोलिए। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इसमें भी होती है और इसमें भी होती है भाई। जी एनसीईआरटी ने इसमें लिख रखा है सिर्फ, किसमें? G2 में। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों में होगी, एक में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद डीएनए डैमेज रिपेयर होगा, किसमें होगा? G1 में। और एक चेक पॉइंट होता है, इधर देखें सारे बच्चे, M G1 S और G2, मैं चेक पॉइंट लिखवा देता हूं इसके जस्ट बाद, सुन लो ध्यान से। G1 से S में चला गया, पहला चेक पॉइंट यहां है, दूसरा चेक पॉइंट यहां होता है, और तीसरा यहां एम फेज में होता है। तीन चेक पॉइंट है। व्हाट इज चेक पॉइंट? चेक पॉइंट क्या होते हैं बेटा? चेक पॉइंट का मतलब होता है कि सेल ये देखता है कि मैं अगले फेज में ना जाऊं जब तक पिछले फेज की सारी तैयारियां पूरी ना हो जाए। G1 फेज में सेल क्या देखता है कि मैं एस फेज में, ध्यान से सुनेंगे, एक एक लाइन में बोलूंगा उसको समझना ध्यान से। अगर एक बार सेल एस फेज में एंटर कर गया देन इट हैज टू डिवाइड। ऐसा नहीं हो सकता कि सेल का ये डीएनए था, उसने क्या किया, थोड़ा सा डीएनए बना दिया, ये डबल कर दिया, अब कह रहा है कि मेरा मन नहीं आगे जाने का। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने एक बार डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी देन इट हैज टू डिवाइड। समझ आ रहा है? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट क्या होगा? G1 से S। एक बार वो एस फेज में गया तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक स्टेटमेंट थी जो मैं पढ़ाते हुए बोलता था, और वो स्टेटमेंट दो हैं, उनमें से आपने सही पहचाननी होती है। पहला, एज सेल एंटर इनटू एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, पहली। दूसरी स्टेटमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट सेल एंटर इनटू एस फेज, सेकंड वाली करेक्ट है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वो तब एस फेज में है। ऐसा नहीं है कि पहले वो एस फेज में गया अब स्टार्ट करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होना ही एस फेज है। ऐसा नहीं है कि पहले वो एंटर किया अब स्टार्ट होगी, नहीं, स्टार्ट हुई वही एस फेज है। मेरी बात समझ में आ रही है? पहली स्टेटमेंट है सेल एंटर इनटू एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। दूसरी स्टेटमेंट है एज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट सेल एंटर इनटू एस फेज, उसी के साथ होता है ये। क्लियर है? दूसरी बात, एक बार डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो वो पूरी होती ही है। तो इसका मतलब जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है सेल ऑटोमेटिकली G2 में आ जाता है। इसका मतलब यहां चेक पॉइंट बना ही नहीं सकते। रीजन क्या है कि आपने क्या कहा, आपने कहा कि एक बार वो एंटर करेगा नहीं करेगा यहां डिसीजन करेंगे। एक बार उसने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी तो उसको वो पूरी करनी ही है। तो जैसे ही वो पूरी करेगा डीएनए, वो ऑटोमेटिकली G2 में है। इसलिए यहां कोई चेक पॉइंट नहीं रखते। मेरी बात समझ में आई? एस से G2 में कोई चेक पॉइंट नहीं है। रीजन, जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है तो खत्म होनी ही है, और खत्म होते ही वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा? G2 में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या है, उसको तैयारियां करनी है एम फेज के लिए। कुछ प्रोटीन बनानी है जिसका नाम ट्यूबुलिन है। यस, जिसका नाम क्या है? ट्यूबुलिन है। उसको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जैसी कुछ ऑर्गेनल्स डबल करनी है, सेल को तैयारी करनी है। अगर वो तैयारी नहीं पूरी होगी तो एम में नहीं जाएगा। एक बार वो तैयारियां पूरी कर गया, एम में गया, तो अब दो सेल बनते हैं, वहां पर भी एक चेक पॉइंट लगाते हैं बीच में, है वो मैं बता दूंगा आपको। तो मेरे पास कौन कौन से चेक पॉइंट है? एक G1 से S है, G2 से M में है, और एक M फेज के अंदर चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट का मतलब क्या है? जब तक तैयारी पूरी ना हो मैं अगले फेज में एंटर नहीं करूंगा। G1 में चेंजेस सबको दिख रहे हैं भाई? न्यूक्लियस अपॉन में साइटोप्लाज्म की रेशियो ये डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो रेशियो क्या होगी? डिक्रीज करेगी। सही है? बोलो। क्योंकि इसमें क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। क्लियर है? बोलो बेटा। ठीक है, आगे देखें।
आगे देखें बेटा। अब मैं एक बार जरा फटाफट से चेक पॉइंट लिखवा दूं, फिर अमाउंट पे बात करते हैं। हेडिंग डालो जल्दी से, चलो भाई स्टार्ट करो। है ये लिखना है तुम्हें? सिर्फ हमने जीवन के चेंजेस लिखे थे, एस फेज नहीं लिखा है? क्या बात कर रहे हो? चलो तो एस फेज लिख दो फटाफट से, चलो। एस फेज लिखो, नहीं लिखा था तुमने? एब्सेंट थे तुम। हेडिंग डालो, एस फेज हेडिंग डालो जल्दी से, फटाफट से हेडिंग डालो भाई, एस फेज जल्दी, चेंजेस लिखने हैं। एस फेज में ये वाले चेंजेस लिखने हैं भाई आपको। सबसे पहले एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सही है? क्या क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन। देख लो पहले चेंजेस देख लो, मैं समझा देता हूं इसी स्लाइड पे, लिख लेना इसी से। सबसे पहले एस फेज में क्या होगी? डीएनए रेप्लिकेशन। सेंट्रियोल डबल होता है एनिमल सेल में, ये डीएनए यहां डबल हो रहा है, सेंट्रियोल यहां डबल होता है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज, हिस्टोन प्रोटीन भी किस में बनती है? एस फेज में बनती है। क्लियर है? सही है। दूसरा, इधर देखें सारे बच्चे, इधर देखो बेटा, G2 फेज में दोबारा लिख देता हूं, मुझे लगा आपको ये पढ़ा दिया मैंने। चलो कोई नहीं, यहां से कंटिन्यू करते हैं इसको। आ जाओ जल्दी से देखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता है सेंट्रियोल हमेशा एनिमल सेल में होता है, और मुझे इसको डबल करना पड़ता है। डबल क्यों करना है? क्योंकि ये स्पिंडल बनाएगा। और कहां डबल करते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब इधर देखो बेटा, ये कंडेंस डीएनए, इसको यूक्रोमेटिन कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये हेट्रोक्रोमेटिन है, इन दोनों को मुझे खोलना पड़ता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ये कौन सा है? यूक्रोमेटिन है। डन है? किसको पहले खोल, ध्यान से देखें बेटा, ये हेट्रो है, ये यू है। हेट्रो आसानी से खुलेगा, ये यू खुलेगा? यू खुलेगा, क्योंकि ये कम कंडेंस है। तो इसीलिए यूक्रोमेटिन बिफोर हेट्रोक्रोमेटिन रेप्लिकेट करता है। कौन पहले रेप्लिकेट करता है? यूक्रोमेटिन। कौन रेप्लिकेट करता है? यूक्रोमेटिन। किसके कंपैरिजन में? हेट्रोक्रोमेटिन। पर कोई डीएनए छूटता नहीं है, सारा का सारा डीएनए जो है बेटा वो रेप्लिकेट होगा। कम कंडेंस डीएनए को क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। ज्यादा कंडेंस को हेट्रोक्रोमेटिन। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए खोलना पड़ता है, कौन सा आसानी से खुलेगा? यूक्रोमेटिन। इसलिए यूक्रोमेटिन पहले रेप्लिकेट होता है एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन। और ये प्रोसेस कहां चल रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। ये प्रोसेस कहां चल रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए इसके लिए? अरे कौन सा एंजाइम चाहिए? मान लो मैं तुम्हें कहूं एक एंजाइम का नाम बताओ जो एस फेज में जरूर काम कर रहा होगा। डीएनए पॉलीमरेज। क्या हो गया तुम लोगों को, बिल्कुल कुछ याद नहीं है? डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव है। डन है? सही है? क्लियर है? कौन सा एंजाइम जरूर एक्टिव होगा? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि मैं डीएनए की कॉपी बना रहा हूं। क्लियर? जल्दी से लिखें एस फेज में होने वाले चेंजेस। इस बार वाले टेस्ट में सेल आ रहा है पूरा? ठीक है। आपको थर्स नहीं आ रहा? सेल आ रहा है, सेल आपने पढ़ लिया है। फ्राइडे तक मैं आपको टेस्ट पेपर एक और डाल दूंगा, आप खुद से सॉल्व कर लेना उसका, सेल साइकिल का। ठीक है, एक टेस्ट पेपर डाल दूंगा, सेल का भी डाल दूंगा, सेल साइकिल का भी डाल दूंगा। ठीक है? हाँ जल्दी करो बेटा, फास्ट। लिख लिया बेटा? टोटल आपके पास बॉटनी के 17 चैप्टर हैं, प्लीज ध्यान से पढ़ें और जल्दी पढ़ें, है ना? किसको किसको रीनीट करवाना है भाई? पढ़ लो चुपचाप, क्या करोगे उससे? हैं? लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं, 4 लाइनें लिखनी है, इतनी देर से लिख रहे हैं। चलो आओ, G2 फेज लिखो। हाँ बेटा,
हाँ हाँ होगा, पर तू किसकी बात पहले लिखेगा? शादी में सबसे इंपॉर्टेंट दूल्हा होता है, उसी की बात करेंगे, बाकी तो कोई भी है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन में कौन चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। नहीं तो मुझे उसके बारे में लिखना जरूरी है। सही है ना? हाँ आ जाओ इधर, देखो बेटा, ये सेल बना रहे हैं। G2 फेज में क्या क्या करना है सेल को, इधर देखो बेटा, G2 फेज में क्या क्या करना है, सेल साइकिल हम लोग दिखा रहे हैं यहां पे। हमारे पास ये G1 है, ये S है, G2 है, ये M है। तो G2 फेज क्या होता है बेटा, ध्यान सुनेंगे। G2 फेज में सम प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब ये कौन सी प्रोटीन बनाते हैं जरा देखें ध्यान से। मुझे बनानी है बहुत सारे अमाउंट में ट्यूबुलिन। मुझे किसकी सिंथेसिस करनी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की क्या करनी है? सिंथेसिस करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे किसकी सिंथेसिस करनी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की मुझे क्या करनी है? सिंथेसिस करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, मुझे किसकी सिंथेसिस करनी है? ट्यूबुलिन की। क्योंकि ट्यूबुलिन क्या बनाएगी? ये बनाएगी क्या? फॉर्म स्पिंडल फाइबर। इससे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। कौन सा मिनरल चाहिए स्पिंडल असेंबली के लिए? कैल्शियम। स्पिंडल फाइबर बनने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। सही है? कौन सा मिनरल चाहिए? कैल्शियम। याद रखना इस बात को। अब सुनो ध्यान से। इसके अलावा मैं कुछ ऑर्गेनल्स डबल करता हूं। कौन सी ऑर्गेनल्स डबल करता हूं? कौन कौन सी कर रहा हूं बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनको मैं क्या कर रहा हूं बेटा? डबल कर रहा हूं। इनको मैं क्या कर रहा हूं? डबल। ध्यान से सुनना, इनको मैं डबल कर रहा हूं या बढ़ा रहा हूं ताकि मैं दोनों सेल में बांट सकूं। ठीक है? मैं सारी प्रिपरेशन पूरी करता हूं G2 फेज में सेल डिवीजन से पहले। मैं सारी प्रिपरेशन, ऑल प्रिपरेशन इज कंप्लीटेड बिफोर सेल डिवीजन। जितनी भी तैयारी करनी है, जो भी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन नहीं बन पाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। अभी क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा। एंजाइम काम करेंगे एम फेज में? करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट देर देखो भाई सारे। अगर मुझे एम फेज में एंजाइम काम कराने तो किस में बनाने पड़ेंगे? G2 फेज में। मतलब जो भी प्रोटीन बनानी है G2 में बना ले। काम एम फेज में करेंगे, पर मैं एम फेज में कोई प्रोटीन नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? न्यूक्लियोलस नहीं है। इनडायरेक्टली प्रोटीन बनाने के लिए चीजें नहीं है मेरे पास। दूसरा, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को खोलना पड़ता है, और यहां पर मैं कंडेंस करके क्रोमोसोम बना रहा हूं। समझ आ रहा है? तो एम फेज में आप प्रोटीन नहीं बना पाओगे, लेकिन आप एंजाइम से काम लोगे। क्रोमोसोम दिखेंगे, और क्रोमोसोम किस में दिखेंगे? साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? बी। किसी को डाउट है पूछो, पूछ लिया करो बेटा। आप लोग डाउट नहीं पूछोगे, कुछ आएगा जाएगा नहीं। ठीक है? चले आगे, नोट करिए फास्ट। हम्म। क्या चीज? बेटा ट्यूबलिन क्या होगा? अभी हम लोग स्पिंडल फाइबर बनाएंगे एम फेज में। ऐसे धागे बनते जिसपे क्रोमोसोम अटैच होता है, और वो बनते ट्यूबलिन से है। और एम फेज में मैं प्रोटीन बना नहीं सकता। तो उन धागे को बनाने के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए, उसको मैं किस में बना के रखूं? G2 में। पहले बना लेंगे, बाद में उनसे स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। क्या चीज? फ्लैजिला। फ्लैजिला तो एक ऑर्गेनल है, वो तो एक अलग चीज है।
पर उसके अलावा ट्यूबुलिन क्या बनाती है, धागे बनाती है जिन पे क्रोमोसोम अटैच होते हैं। तो प्रोटीन तो बना नहीं पाऊंगा, सही है, तो कम से कम उनको बना के तो रख ले G2 फेज में। डन है, चलिए आगे चलेंगे। नोट करिए बेटा जल्दी से, प्लीज जल्दी लिखा करो, 5,000 साल लग जाएंगे जेनेटिक्स पढ़ाने में तुम्हें, नहीं तो फिर तुम रोओगे बैठ के। हाँ, पता नहीं फिर तब तक एग्जाम नीट का बंद ही हो जाए होना, जब तक तुमको जेनेटिक्स आएगी। हाँ बेटा, लिखो जल्दी से, हाँ बोलो 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 जल्दी। कौन क्या पूछ रहा था? अरे कोई कोई पूछ रहा था भी, आवाज आई सर। अच्छा, इतनी देर में मैं लिख दूंगा तेरी कॉपी में, इतनी धीरे लिख रहे हैं बेटा। नहीं लिखोगे ना तो कुछ याद नहीं आएगा उस दिन, एग्जाम वाले दिन। आ जाओ, हेडिंग डालो चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? पहली लाइन डिक्टेट कर रहा हूं, लिखेंगे सारे, लिख पाएंगे? लिखो, या मैं लिख देता हूं जल्दी से। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? रुक जा बेटा, जल्दी से लिख देते हैं। shall not enter into next phase, हाँ, until all requirements of particular phase not completed, not completed। इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स कौन कौन से, साथ के साथ लिख लो इनको। इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट बताओ भाई। ए, G1 से S, B, G2 से M, C, M फेज में एक होता है, इन्हें चेक पॉइंट्स कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, M, G1, S और G2 सेल वंस एंटर इनटू S फेज, अगर सेल एक बार S फेज में एंटर कर जाता है, देन इट हैज टू डिवाइड, इट हैज टू डिवाइड। इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने थोड़ा सा डीएनए डबल करके बैठ गया है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। इफ सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी है तो उसकी मजबूरी है कि उसे अब 2 सेल बनाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो G2 में जाके बैठ जाए, नहीं अब डीएनए डबल हो गया मैं नहीं जा रहा, होता है ना, सही है। घर पे पैसे भी ले ले तो काम भी नहीं करते, ऐसा नहीं है सेल के साथ, सही है। अगर उसने अपना डीएनए डबल किया है तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो वो एस में एंटर नहीं करेगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट क्या है, ये समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट क्या है, यही वाला है, G1 से S वाला है, ठीक है, क्लियर है। और इसमें गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत आसानी से कैंसर हो जाएगा। G1 फेज में डीएनए में गड़बड़ है, वो एस में जाता ही नहीं है। G1 फेज में डीएनए में गड़बड़ है, वो एस में जाता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इस चेक पॉइंट को मिस कर दूं, मैं कहूं कि ये गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो बहुत आसानी से एस में जा रहा है, बार बार एस में जा रहा है, तो बार बार डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि कैंसर में सबसे आसानी से कौन सा चेक पॉइंट मिस होना चाहिए, वो G1 से S वाला है, क्योंकि एक बार जब वो S में एंटर कर गया तब उसे डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन वो S में एंटर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हो सकता है डीएनए में कुछ गड़बड़ हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कैंसर सेल में ये वाला चेक पॉइंट बहुत आसानी से गड़बड़ होता होगा, क्लियर है, ठीक है। चेक पॉइंट समझ में आ रहा है? अगले फेज में नहीं जाएगा जब तक वो सारी तैयारियां पूरी ना हो जाए। 3 चेक पॉइंट है, एक G1 से S में, एक G2 से M में। M फेज में जो होता है मैं बता देता हूं कहां होता है, मेटाफेज से एनाफेज पे होता है वो, सुन लो ध्यान से। मेटाफेज में किसी को याद है क्या होता है? लास्ट में सारे के सारे क्रोमोसोम इस पे आ जाते हैं, सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनेंगे सारे। आप लोग कभी ना कभी बचपन में पिकनिक पे लेके गए होंगे स्कूल वाले, ठीक है। सुनो, पिकनिक वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं, काम की बात सुनो पहले।
कुछ को होगा वहां गए थे ना चिड़ियाघर, पटना साहिब गए थे, गुरुद्वारा ले गए थे। इधर सुनो, काम की बात सुनो ना, सबको उधर इमेजिनेशन जा रही है, काम की बात नहीं सुन रहे। काम की बात यह है कि जब आपको पिकनिक पे ले जाते थे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता था कि सुबह 7 बजे सब लोग स्कूल आ जाएंगे, फिर वहां से बस खुलती थी। ऐसा तो नहीं था कि सबको घर से ले जाते थे, ठीक है। उसका रीजन ये होता था कि अगर सारे साथ नहीं आएंगे तो साथ में निकल नहीं पाएंगे, सही है। इसीलिए जब तक सारा क्रोमोसोम इधर सेंटर में नहीं आएगा मैं एनाफेज चालू ही नहीं कर सकता। समझो, रीजन इसका स्पेसिफिक है कि मान लो एक क्रोमोसोम यहां है और एक क्रोमोसोम यहां है, मैं इस पे स्पिंडल फाइबर जोड़ दूं, अब ये बीच में से अलग होंगे। मान लो ये बीच में से अलग होगा तो ऊपर जाने में और नीचे जाने में बराबर टाइम लगेगा, ये सेंटर में है। लेकिन अगर ये बीच में से अलग हो जाए, ये बीच में से अलग हो जाए, तो ये वाला ज्यादा टाइम लेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला कम टाइम लेगा। इसीलिए जो एक चेक पॉइंट उसमें ये होता है कि जब तक मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम सेंटर में ना आ जाए तब तक एनाफेज होता ही नहीं है। वो एक चेक पॉइंट है। वो लॉजिकली ये है कि जब तक सारे सेंटर में नहीं आ जाएंगे मैं उनके सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं करूंगा। अगर मैं अलग कर दूंगा तो उससे नुकसान क्या होगा, मान लो नीचे में ये अलग कर दिया तो ये ऊपर जल्दी लेट पहुंचेगा, ये वाला जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हो? इससे नुकसान क्या होगा कि मुझे जब न्यूक्लियस बनाना है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बंद करनी है, पता चला मैं ये बंद कर रहा हूं, यहां से कुछ पहुंचा ही नहीं ऊपर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुम बस निकलने वाली है, तुम आए नहीं, छोड़ देंगे फिर, न्यूक्लियस में कुछ क्रोमोसोम जा ही नहीं पाए। इसीलिए सबसे जो ये वाला चेक पॉइंट होगा ना, एम फेज वाला, ये होगा जो मेटाफेज से एनाफेज के बीच में। समझ आया? किसी को आया भी है कि ऐसे ही चल रहा है सिर्फ? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो सेंटर में नहीं आएंगे, उनको बीच से अलग नहीं कर सकते। क्लियर है? इसलिए एनसीईआरटी की लाइन है कि सारे सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ स्प्लिट करते हैं, क्योंकि सारे सेंटर में आ चुके हैं जब हम मेटाफेज पढ़ेंगे। क्लियर? ये वाला हो गया, चल सकते हैं आगे? चलिए नोट करिए, ये चित्र नहीं बनाने आपको। बहुत बढ़िया, सही है। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो भाई, अमाउंट ऑफ डीएनए पे पढ़ रहे हैं। चलिए अमाउंट ऑफ डीएनए पे बात करते हैं। पहले बहुत ध्यान से मेरी अगर बात सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। कृपया करके ध्यान से देखना। अब ये मैंने क्यों बनाया मैं आपको इसको समझाऊंगा। पहले हम इधर आएंगे, पहले यहां देखते हैं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, जीवन फेज में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। ओपन डीएनए की फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है ह्यूमन सेल में, और उसको कम जगह में रखना है, इसलिए वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि इसका जो अमाउंट है, इसका जो अमाउंट है वो 2C मान लिया, ये अज्यूम किया हुआ है। और ये कौन सा सेल है, एक तरीके से डिप्लॉइड सेल है। ये क्या है, डिप्लॉइड सेल है। समझ में आ रहा है? जब एस फेज में ये 2C अमाउंट बढ़ के 4C होता है, तो जो G2 में मेरे पास सेल आता है उसमें वो अमाउंट जो है, वो जो डीएनए का अमाउंट है क्रोमेटिन का, वो बढ़ के मेरे पास क्या हो गया होता है, डबल हो गया होता है। तो अब मैं उस अमाउंट को क्रोमेटिन के क्या दूंगा नाम, 4C। क्या नाम दूंगा भाई, 4C का नाम दूंगा। मैंने उसको 4C नाम दे दिया। मैंने बोला कि जीवन फेज में जो क्रोमेटिन होता है उसका अमाउंट 2C होता है, G2 फेज में उसका अमाउंट कितना होगा, 4C होता है। मैं यहां पर इस डायग्राम में यह बता रहा हूं कि जैसे मान लो अगर ह्यूमन का सेल है तो उसका जीवन का 2C इतना है, तो G2 का 4C जो है मेरे पास वो उसका डबल होगा। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो जीवन का 2C है ये कितने क्रोमोसोम बनाता है, 46। अब मैं अगर पी प्लांट की बात करूं तो उसका 2C का अमाउंट अलग होगा इसके 2C से,
क्योंकि इसका 2C इसके 4C से कंपेयर होता है। मैं ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2C कोई यूनिफॉर्म अमाउंट नहीं है कि 5 ग्राम 2C है। इसका 2C, ह्यूमन सेल का 2C और पी प्लांट का 2C अलग अलग है। समझ आ रहा है? इसका 2C 46 क्रोमोसोम बनाएगा, तो इसका 2C कितने होते हैं पी प्लांट में? 14 क्रोमोसोम बनाएगा। जैसे आप मोल पढ़ते हो ना, एक मोल में एटम उसके जो भी हैं, तो वो गोल्ड में भी उतना ही काउंट करते हैं, बाकी किसी और में उतना ही काउंट करेंगे। ऐसे ही ये 2C 4C उस ऑर्गेनिज्म के लिए है। जैसे स्किन सेल में 2C है, तो 4C स्किन सेल का ही देख रहे हैं। अगर पी प्लांट का देखेंगे 2C, तो उसके ही रिस्पेक्ट में 4C देखेंगे। इसका 2C इसके 2C से अलग है। मेरी बात समझ में आई है? किसको नहीं समझ में आई ये वाली बात? पूछो, मैं बताऊं दोबारा से। समझ में आ गई? मतलब हमने क्या किया, हमने कोई स्किन सेल ले लिया या न्यूरॉन ले लिया, कोई भी सेल ले लिया, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, उसको एक वैल्यू दे दी 2C। वो चेंज कैसे होगी? 4C। वो उसके रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर किसी और ऑर्गेनिज्म का 2C और मेरे वाला 2C सेम नहीं होगा, क्योंकि मेरे वाला तो 46 क्रोमोसोम बनाएगा, उसका जरूरी थोड़ी 46 बनाए। समझ आ रहा है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है सबको? तो 2C 4C क्या है? एक वैल्यू दी गई है अमाउंट की। और 2C किस में होता है? जीवन में। S में 2C से बढ़ के क्या होगा? 4C। फिर G2 में कितना है? 4C। M में क्या होता है? जब दो सेल बनते हैं, दोनों सेल में फिर 2C 2C आ जाता है, सेल डिवाइड होता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं बेटा कि मेरे पास ये डिप्लॉयड सेल के लिए है। अगर मैं डिप्लॉयड सेल की बात करता हूं, तो उसमें अमाउंट को कंसीडर करते हैं। कंसीडर मतलब ऐसा मानते हैं, कंसीडर करते हैं जीवन में कितना? 2C। एस फेज में वो चेंज होता है कहां से? वो डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। और डबल, देखो यहां पे दो चीजें हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए डुप्लीकेशन एंड डीएनए रेप्लीकेशन? सेम है, अलग है? देखो, डुप्लीकेशन का मतलब है मैं एक तरीके से अमाउंट की बारे में बात कर रहा हूं, ये डबल हो गया। रेप्लीकेशन का मतलब है कॉपी बन रहा है। तो एस फेज में हम कॉपी बनाकर ही डुप्लीकेशन करते हैं। अरे कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? डुप्लीकेशन का मतलब है कोई चीज डबल होना, कॉपी बनाकर डबल होना एक अलग चीज है। यस, पर हम नॉर्मली डुप्लीकेशन कॉपी बनाकर ही करते हैं, इसलिए डुप्लीकेशन और रेप्लीकेशन आपस में इंटरचेंज यूज करते हैं, पर वैसे ये वर्ड अलग है। क्लियर है? तो मैं जब भी लिख रहा हूं कि एस फेज में डबल हो रहा है, तो डबल कैसे हो रहा है? बाय रेप्लीकेशन। अरे डबल कैसे हो रहा है? बाय रेप्लीकेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? डबल कैसे हो रहा है? बाय रेप्लीकेशन। G2 फेज में कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। देखो ये बनाना गलत है एक्चुअल में, ये ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ये बना होना चाहिए ऐसे। जैसे ये क्रोमेटिन है, इसको खोलोगे तो ऐसा डीएनए आएगा, सही है? यही डीएनए खुल जाता है ऐसे, और इस पर फिर नया स्ट्रैंड बनता है। ये पता है सबको? तो ये डायग्राम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, मुझे इनको आपस में मिक्स करके डबल दिखाना चाहिए था, पर क्योंकि डबल हुआ है मैं इसलिए ऐसे दिखाता हूं। ठीक है, चलो छोड़ो, वो बात बाद में करेंगे। ये वाला ठीक है? G2 फेज में 4C हो गया। अब इसका एक वो बना देते हैं आपके लिए। क्या होता है ना, जब तक ज्यादा डायग्राम ना बना हो तो नोट्स खतरनाक नहीं बनते। ठीक है, तो यहां अपने फेज लिखते हैं, और यहां लिखते हैं 2C, और यहां लिखते हैं 4C। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो यहां पे मैं करने वाला हूं अभी। आ जाओ भाई। जीवन फेज में कितना होता है? 2C। ये किसका है? जीवन फेज का है। जीवन फेज से एस फेज में 4C हो गया, सही है? 2C से क्या हो गया? 4C हो गया। 4C किस में रहता है? G2 फेज में, सही है? और M फेज में वापसी कितना आ जाता है? 2C M फेज में। मैंने इसको गैप क्यों लिया है? क्योंकि सबसे बड़ा, अब देखो, टाइम जीवन में होता है, इसलिए सबसे बड़ा बक्सा जीवन का है, उसके बाद कुछ G2 का, S का है, फिर G2 का है, और सबसे पतला बक्सा किसका है? M का। और वो 4C से क्या आ गया? 2C। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, G1 और G2 में कांस्टेंट है डीएनए, देखो, एक में 4C के लेवल पर कांस्टेंट है, एक में 2C के लेवल पर। एस फेज में बढ़ रहा है,
एम फेज में घट रहा है। समझ आ रहा है? यदि आपसे पूछे अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट किस में है, G1 में 2C पर और G2 में 4C पर। सही है? अच्छा, याद ये रखो बेटा, हमेशा याद रखना कि नॉर्मली सेल जीवन से परमानेंट होता है। मतलब क्या हुआ, कोई भी सेल परमानेंट जीवन से बनता है। तो तुम्हारा स्किन सेल परमानेंट है, तुम्हारे लिवर सेल परमानेंट है, उनमें अमाउंट ऑफ डीएनए 2C ही होगा, क्योंकि सेल परमानेंट किससे बनता है, जीवन से बनता है। समझ आ रहा है? ये क्लियर है? जीवन से परमानेंट बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि जीवन से परमानेंट बन रहा है, मतलब तुम्हारे नॉर्मल सेल में 2C ही होता है। ये जो ये डीएनए रेप्लिकेशन स्पेशल चीज होती है, सारे सेल में नहीं होती। तो 4C डीएनए मिलना एक रेयर बात है। आपको कहां मिल सकता है? जहां पर डिवीजन हो रही हो। जहां पर क्या हो रही हो? डिवीजन हो रही हो। क्लियर है? ठीक है। अब जरा मुझे ये बताएं, कौन बच्चा बताएगा? ये मान लो मेरे पास एपिकल मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम है, इसके सेल्स हैं। ये वाले सेल्स कौन से फेज में होंगे? जीवन में एस में डिवाइडिंग सेल है एपिकल मेरिस्टेम, कौन से फेज में होंगे? देखो, जीवन एस G2M किसी में भी हो सकते हैं, क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा है ना। भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं समझो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाएं जो डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सेल एम में ही होंगे, कुछ डिवाइड कर चुके होंगे, कुछ डीएनए डबल कर रहे होंगे। समझ आ रहा है? कुछ में डीएनए डबल हो चुका होगा और कुछ एक्चुअल में डिवाइड कर रहे होंगे। मान लो मैं आपको 200 सेल्स दे दूं, ये सारे डिवाइडिंग सेल्स हैं। इसका मतलब, ये डिवाइडिंग सेल्स का मतलब क्या है? ये डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई जीवन में होगा, कोई एस में होगा, कोई G2 में होगा, कोई एम में होगा। डिवाइडिंग सेल्स का ये मतलब नहीं होता कि सारे एम में है। सही है? हाँ बेटा। बेटा एक सेल से कितने सेल बन गए? 2 सेल। तो 2C इसको दे दिया, 2C इसको दे दिया। तू कह रहा है यहां पे 2C होगा ना, 2 सेल में चला गया। ये जो 2C है ना, ये एक ही सेल का दिखा रहे हैं हम आफ्टर। भाई पर मुझे एक चीज बता, कोई प्रोसेस ऐसे बटन की तरह से चलता है? नहीं, लगातार चलता है। तो अमाउंट भी तो लगातार घटा रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि सीधे एकदम 2C, ऐसे थोड़ी लगे, अच्छा लगेगा ऐसे? मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं? प्रोसेस है वो, प्रोसेस समय लेगा, तो उसको घटा रहे हैं उसी तरीके से। होगा बहुत तेज, वो जो स्लोप है ना बहुत स्टीप आएगा, समझ उसे, क्योंकि टाइम बहुत कम है ये। ठीक है? पर ये बेटा दिखाऊं कैसे, और कैसे दिखाऊं? इसको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, असल में धागा डबल कर रहे हैं, अगर उससे क्रोमोसोम बनाएंगे तो मैं दिखा रहा हूं तेरे को, वो भी क्रोमोसोम वाली बात दिखा रहा हूं। एक बार ये नोट करो भाई, सारे लिख लिया सबने? बनाओ जल्दी से। अरे ये वाली बात समझ में आई है? हाँ बेटा बोल। क्या चीज मैक्सिमम टाइम? अच्छा मैं बताता हूं मैंने क्या पढ़ाया था, मैं जो आप कंफ्यूज हो रहे, मैंने ये पढ़ाया था आपको, एक कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाया था। यदि आपसे कोई पूछे कि कोई भी डिवाइडिंग सेल कौन से फेज में मिलेंगे, तो जीवन एस G2 और एम सब में मिल सकते हैं, पर ज्यादा चांसेस जीवन में मिलने के हैं, क्योंकि पूरी सेल साइकिल का ज्यादातर समय किस में जा रहा है? जीवन में। अगर आपसे कोई पूछे किस में मिल सकते हैं, तो आप कहोगे जीवन एस G2M किसी में भी मिल सकते हैं डिवाइडिंग सेल्स। सही है? लेकिन ज्यादा चांस किसके हैं? जीवन फेज के। क्लियर है? हाँ भाई। हाँ हाँ, तू समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एक सेल साइकिल में टोटल 24 घंटे में से 1 घंटे का एम फेज है। भले ही सेल डिवाइड कर रहा हो, पर कुछ सेल एम में होगा, कुछ जीवन में होगा, कुछ एस में होगा, कुछ G2 में होगा। 24 घंटे में से जीवन कितने टाइम का है? 12 घंटे के आसपास का। तो चांसेस है ना कि 12 सेल, 24 में से 12 सेल जीवन में होंगे, 6 से 8 किस में होंगे? एस में होंगे, 3 से 4 G2 में होंगे। उस 24 में से एक ही सेल दिखेगा तुझे एम में, है? जीवन के बाद एस में होगा। ठीक है, ये कह रहा हूं मैं। चलो भाई आगे लिखो, चलो नेक्स्ट। लिख लिया?
प्लॉइडी पे बात करते हैं, जल्दी करो यार, तुम लोग इतना धीरे लिखते हो ना। कितना फास्ट लिख रहा है भाई है? इसीलिए तो 6 घंटे लेक्चर देखते हैं, 6 घंटे नोट्स बनाते हैं, 6 घंटे सो जाते हैं, बाकी 6 घंटे ये सोचते रहते हैं कि बैकलॉग कैसे हो गया, 24 चले गए सब, है ना। हाँ बेटा, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर यहां पे नहीं, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा, अभी कराऊंगा, क्रोमोसोम नंबर पे तो आ रहा हूं। अरे अमाउंट समझ में आ गया? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स के नंबर वो याद कर लो। पी में कितने होते हैं क्रोमोसोम? 14। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? इंसेक्ट है, कितने होंगे? 8 क्रोमोसोम। ह्यूमन 46। और इसके अलावा आप एक नाम और याद कर सकते हो यहां पर, नहीं नहीं, आप याद करो हनी बी, हनी बी में 2n इज इक्वल टू 32। कम से कम इनके क्रोमोसोम नंबर याद रखो, समझ आ रहा है? पहले वो चैप्टर 1 हट गया जो क्लास 12th में था, उसमें ज्यादा याद करने पड़ते थे, ठीक है। कम से कम ये 4 याद रखो, हनी बी में 32 क्रोमोसोम होते हैं, 32 डिप्लॉयड में। पी प्लांट में कितने होते हैं? 14, ठीक है। ड्रोसोफिला 8, ह्यूमन 46। लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखें प्लीज। कौन कौन बच्चे नोट्स बनाते हैं क्लास में? अच्छा, कौन नहीं बनाते? एक बार हाथ नीचे करो, कौन नहीं बना रहे हैं? पुराने लिखे हुए यूज करेंगे? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हैं, क्या करते हो उस बीच में क्लास में? ठीक है, लिख लिया? प्लीज जल्दी लिखो भाई। लिखिए बेटा जल्दी। चलो देखो बेटा, हम लिख रहे हैं चेंज इन, या हम सीधे लिख सकते हैं प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। चलिए प्लॉइडी की बात कर लेते हैं। प्लॉइडी क्या होता है जरा समझो, कृपया करके बोर्ड पे ध्यान दे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये तुम्हारे पास सेल साइकिल बना रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एम फेज है, ये G1 है, S है, G2 है। सबसे पहला पॉइंट, G1 फेज में मेरे पास क्रोमैटिन विजिबल होता है। G1 फेज में क्या दिखता है? क्रोमैटिन दिखता है, क्रोमोसोम दिखते नहीं है, क्रोमैटिन विजिबल होगा, उसके अमाउंट को 2C कहते हैं। G2 फेज में क्या होता है भाई? G2 फेज में भाई, क्लास के बीच में दो दो घूमने ना जाए करो, मैं 2-4 को किसी दिन निकाल दूंगा क्लास से, फिर घूमते रहना। इधर ध्यान दो सारे, G1 फेज में ये 2C है और इधर क्या आ गया? 4C आ गया। अब जरा इधर ध्यान दे बेटा, पहली बात, इसमें क्रोमैटिन विजिबल होता है, क्रोमोसोम नहीं दिखते। अगर क्रोमोसोम दिखें तो कैसे दिखेंगे वो हम देख रहे हैं। इफ क्रोमोसोम विजिबल, यदि मुझे क्रोमोसोम दिखें तो कैसे दिखेंगे उस पर बात कर लेते हैं। मैं इस क्रोमैटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर रहा हूं। अभी मैं 6 ही क्रोमोसोम बना रहा हूं, ठीक है, ये 6 बनाए हैं मैंने। ये इसका सेंट्रोमियर है बेटा, ये सेंट्रोमियर है। अगर आप ध्यान से देखें, टोटल मैंने 6 क्रोमोसोम बनाए हैं देखने में, तो ये 1 क्रोमोसोम है, ये 2, ये 3, 4, ये 5, 6। तो ये क्रोमोसोम कौन से फेज के हैं? ये क्रोमोसोम है मेरे पास G1 फेज के। G1 में दिखते नहीं है, अगर दिखेंगे तो ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। अब देखो ध्यान से, ये जो 2 क्रोमोसोम है, ये इनको हम कहते हैं एक जैसे दिख रहे हैं,
इनको हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर। ठीक है, अब इस चीज को मैं क्या बोलता हूं, ये जो है ये अलग अलग तरह के क्रोमोसोम का एक सेट है। ये जो एक सेट है ना, पूरा एक सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम का जो एक सेट बनता है उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड को हम एन लिखते हैं। एन वर्ड का मतलब होता है हैप्लॉइड। मेरा एन किसी और स्पीशीज का एन अलग अलग है। ह्यूमन के एन का मतलब 46 है, पी प्लांट के एन का मतलब 7 है। समझ में आ रहा है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? यहां एन का मतलब है अलग अलग तरह के क्रोमोसोम। तो यहां एन बराबर में 3 है। अगर ह्यूमन का एन होता तो एन बराबर में क्या होता? 23। ये वाली बात समझ में आ रही है? एन बराबर में 23 होता। अब इस एन को मैंने हैप्लॉइड बोल दिया, तो यहां पर मैं 2n क्या लिखूंगा? 6, जिसको मैं क्या बोलूंगा? डिप्लॉइड बोलूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास मेज में 2n इज इक्वल टू 20 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड है, यस, ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो कि 3n होता है, मार खाओगे तुम लोग, 30 आएगा। अगर 2n 20 तो n कितना आएगा? 10, तो 3n कितना आएगा? समझ में आया? कौन है 60? क्या हो गया? ध्यान दो, ये ठीक है? ठीक है, अब इधर आओ पहले एक बार। अगर मैं यहां पर बिल्कुल ऐसे क्रोमोसोम बना दिए, इधर देखो सारे, मैंने बिल्कुल इस तरीके के क्रोमोसोम बना दिए जैसे यहां बनाए थे, ये इससे बन रहे हैं। अब जो डबल हुआ है वो यहां पर इसके साथ दिखेगा, ऐसे ऐसे। अब ये इसका सेंट्रोमियर है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ध्यान दो बेटा, ये इसका सेंट्रोमियर है। अब क्या है, अगर मैं काउंट करूं यहां पर, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम अभी भी 6 ही दिखेंगे। यहां पर इस पूरे को एक क्रोमोसोम बोलेंगे, तो क्रोमोसोम अभी भी कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा। यहां 6 है, यहां 6 है। फर्क क्या है? फर्क यह है बेटा कि जीवन फेज में एक क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम ही क्रोमैटिड है, यस। G2 फेज में एक क्रोमोसोम किसके बराबर है? 2 क्रोमैटिड के बराबर है। याद रखो इस बात को। मान लो यहां पर कैपिटल ए जीन है और यहां स्मॉल ए है, ध्यान दे बेटा। अगर यहां पर स्मॉल ए जीन है, यहां कैपिटल ए जीन है, तो यहां पर कैपिटल ए की एक और कॉपी कैपिटल ए, स्मॉल ए की एक और कॉपी स्मॉल ए, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। क्या होते हैं ये? सिस्टर क्रोमैटिड, जिनकी क्या सेम है? जीन सेम है। क्या सेम है? जीन सेम है। ये वाली बात समझ में आ रही है? किसको नहीं समझ में आ रही वाली बात? ध्यान से देखो, कितने क्रोमोसोम है? 1 2 3 4 5 6। इस एक साइड को हम क्या लिख रहे हैं? एन। सही है, दोनों को मिला के डिप्लॉइड 2n। सही है, यहां भी इसको मैं n ही लिखूंगा, नंबर यहां भी 3 ही आएंगे। हुआ क्या है, यहां पे एक क्रोमोसोम पे 1 और 2 क्रोमैटिड आते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड, जो कॉमन सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं। इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। कौन सा क्रोमैटिड कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। और जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन नीट में आ जाए आपको कि मार्क इनकरेक्ट फॉर सिस्टर क्रोमैटिड, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए सिस्टर क्रोमैटिड के लिए, इनकरेक्ट मार्क करो। ए बी सी 3 ऑप्शन है, डी 4 ऑप्शन है। एक दे दिया उसने कैपिटल ए स्मॉल बी, एक दे दिया कैपिटल ए डी, एक दे दिया स्मॉल ए स्मॉल बी, और एक दे दिया इनकरेक्ट बोला है कैपिटल ए कैपिटल ए। तो सिस्टर क्रोमैटिड जो है उसकी सेम कॉपी होनी चाहिए। ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है, ये भी नहीं है। अगर मैं यहां स्मॉल ए लिख दूं तब भी नहीं है ये।
क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए। समझ में आया, बोलो। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए, कॉपी। कैपिटल ए सिस्टर क्रोमेटिड होगा, स्मॉल ए सिस्टर क्रोमेटिड होगा। क्लियर, बोलो। ठीक, शानदार। जल्दी लिखो, जल्दी करो बेटा, इसके क्वेश्चन कराने कुछ दो चार अच्छे से। आपको ये फर्क समझ में आ रहा है, यहां ये क्रोमोसोम है, यहां दो सिस्टर क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है। ठीक है, सही है। ड्रोसोफिला में G2 में कितने क्रोमेटिड होंगे, ड्रोसोफिला में G2 में कितने क्रोमेटिड होंगे, 16। ड्रोसोफिला में 2n इज इक्वल टू 8 है, सही है। जीवन फेज में भी 8 क्रोमोसोम, G2 में भी 8 क्रोमोसोम। G2 में कितने क्रोमेटिड होंगे, 16, 16। बोलो, समझ आ रहा है। इसका उल्टा क्वेश्चन करते हैं। अगर G2 फेज में किसी के अंदर 48 क्रोमेटिड हैं तो उसके गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, 12। G2 फेज में 48 क्रोमेटिड हैं तो क्रोमोसोम कितने हैं, 24। और वो 2n इज इक्वल टू 24 है, और गैमेट क्या होगा, n, n इज इक्वल टू 12। कोई डाउट, कर लोगे। अगर किसी के एंडोस्पर्म में, सुन ले ध्यान से, अगर किसी के एंडोस्पर्म में 60 क्रोमोसोम हैं तो उसके G2 फेज में क्रोमेटिड कितने होंगे, 80। कैसे किया, 3n इज इक्वल टू 60 है, n 20 आ गया, 2n 40 आ गया, 40 का डबल करेंगे G2 फेज में क्रोमेटिड के लिए, कितना आएगा। कौन कौन है जो नहीं कर पा रहा अभी भी, पूछो क्या गड़बड़ हो रही है। पहले सुन, मैंने तुझे 3n दिया है, 3n कितना बताया है, 60। n कितना आएगा, 90 कैसे आएगा, 20 आ गया। 2n कितना आएगा, 40। तो जीवन में भी 40 क्रोमोसोम, G2 में भी 40 क्रोमोसोम, और क्रोमेटिड की संख्या G2 में क्रोमोसोम की डबल होती है। कितना हो गया, 80। 3n का क्या मतलब है ये, अरे उसकी पिटाई थोड़ी करनी है बेटा, बस कर। ऐसा नहीं है तुम्हें भी सबको एक बार में आता था, वो क्या रखा, इतना पढ़ा दिया ना ऑनलाइन में। हाँ, इसलिए सब समझदार हो गए अब। ये देख बेटा, इधर देख बच्चे, ये n है, ये एक n है, सही है। अगर इसकी एक और कॉपी है तो ये क्या है, इसको ले लूंगा तो 2n हो जाएगा, ये 2n है, यस। और अगर मैं तीनों ले लूंगा तो 3n हो जाएगा। समझ आ रहा है, सही है। अब अगर मुझे 3n कितना दे दिया किसी ने, 3n कितना दे दिया है, 60 दे दिया है, तो n कितना आएगा, 20। मतलब 20 ऐसे आएंगे, तो 2n कितना आएगा, 40। हमने क्या बोला है कि यहां जीवन फेज में 40 क्रोमोसोम है, तो G2 में भी क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 40 होगा। पर यहां पर ये दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, यहां पर सिंगल वाला ही है, तो क्रोमेटिड की संख्या, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड कितना आ गया, 80। कोई डाउट, सही है, ठीक है, बोलो। ठीक है ना, कर लोगे इसको, पहले बना लो इसको, जो ये लिख रहे थे बनाओ इसको जल्दी से, जल्दी बनाओ इसको, करते हैं क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, जल्दी करो।
हो गया बेटा, जल्दी बताओ। कितना स्लो लिखोगे यार तुम लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बहुत धीरे लिखते हो यार तुम लोग, जल्दी बनाया करो। सबको ये समझ में आ गया कि एक G2 फेज में क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलते, क्या बदलता है? क्रोमैटिन बदलता है। ठीक है, क्रोमैटिड बदलता है, क्रोमैटिड। क्रोमैटिन बदलता है, क्रोमैटिन बदलता है, क्रोमैटिड बदलता है, क्रोमोसोम नहीं बदलते। क्वेश्चन लिखेंगे पहला, चलिए शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, डिक्टेट कर दूं, लिख लोगे? क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट चेंज ड्यूरिंग सेल साइकिल, ड्यूरिंग सेल साइकिल। ऑप्शन ए क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, MATID, क्रोमैटिड। बी क्रोमैटिन, बी क्रोमैटिन। सी सेंट्रोमियर, सी सेंट्रोमियर। और डी क्रोमोसोम। देख लो, सेंट्रोमियर भी सेम है। यहां कितने हैं सेंट्रोमियर? 6। यहां भी सेंट्रोमियर कितने हैं? 6। तो क्या नहीं बदल रहा? क्रोमोसोम नहीं बदल रहा। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या क्वेश्चन में? कुछ गड़बड़ है। दो ऑप्शन ठीक है? ठीक है, दोनों को टिक कर लो। आपको क्वेश्चन समझ में आया है? क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर का नंबर नहीं बदलता, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड बदलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। हाँ बेटा, कहां डबल हुआ है? ये काउंट कर कितने सेंट्रोमियर है। ये रहा, सिस्टर क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर पे पापी। लिखो, सेंट्रोमियर भूल गया। ठीक है, वाह। हाँ बेटा, ये दिक्कत पता है कब होती है? जब फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती और हम फीलिंग से फिजिक्स कर रहे होते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए, सी हो गया आंसर, अब तो डी लगना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही होता है ना? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले 10 क्वेश्चन का आंसर ए और बी में आ रहा है? एग्जामिनर इतना पागल थोड़ी कि ए और बी में ही आंसर दे देगा। तुम्हें ऐसा लगता है पेपर ऐसे सेट होता होगा? लगता है ऐसा? मान लो लगातार मेरे आंसर 10 के 10 क्वेश्चन ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूं और ए आ रहा है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार एग्जामिनर ऐसा कैसे कर सकता है कि 10 का 10 का ए है ना? हाँ बेटा, ऐसा कोई तरीका नहीं है पेपर सेट करने का जिसमें हम ये सेट कर रहे हो कि इसका ए आए तो अब ए दोबारा 5 क्वेश्चन के बाद आए। ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होते हैं। सही है? वो सब वीडियो ना देखा करो, तुक्के मारने की अच्छी टेक्निक, उनसे कुछ नहीं होना। चलो पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। मैं समझ रहा हूं तुम लोग क्या कर रहे हो, लिखो। पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो। है भाई, मेरी बात सुन ध्यान से। तू सुन, मैं देखते देखते और बात बताता हूं। एनटीए के पास पेपर बनाने का, सही बनाने का समय तो है नहीं। वो इतना डीप एनालाइज करता होगा कि मतलब कि 4 बार बी आ गया तो अब सी आना चाहिए। तुझे लग रहा है ऐसा पॉसिबिलिटी है? हाँ, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो। इन मेज प्लांट, मेज MAZE मेज, मक्का। इन मेज प्लांट, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो 2n इज इक्वल टू 20, 2n इज इक्वल टू 20 इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जनरेटिव सेल ऑफ pollen grain, जनरेटिव सेल ऑफ pollen grain
अब आपको पता होना चाहिए पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है तो जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होता है, उसमें दे रखा है n इज इक्वल टू 10। देने की जरूरत नहीं है वैसे तो, पर चलो दे देते हैं, n इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट, अब ऑप्शन लिखना स्टार्ट करो। कैलकुलेट, ऑप्शन लिखो ए में क्या बताना है? अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2 phase, amount of DNA in G2 phase, in G2 phase, G2 phase of cells of apical meristem, G2 phase of cells of apical meristem। एपिकल मेरिस्टम यहां होती है, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। याद रखो बेटा, प्लांट में रूट स्टेम लीफ में एपिकल मेरिस्टम में ये सेल्स होंगे। तो लिखो G2 फेज, लिख लिया। बी लिखो, बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G2 फेज ऑफ रूट सेल, ऑफ रूट सेल, रूट सेल, रूट ROOT, रूट सेल। सी लिखो, और इसमें क्या बताना है? आइडेंटिफाई द फेज, आइडेंटिफाई द फेज इफ cell, cell having 3C DNA, cell having 3C DNA and chromatin is visible, and chromatin is visible। चलिए पहले का आंसर दीजिए। पहले का आंसर 4C। अगर हमें कुछ भी क्रोमोसोम दे रखा हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस ये समझ में आना चाहिए कि स्टेम, लीफ और रूट, इन सबके सेल मेरे पास डिप्लॉयड होते हैं। सबके सेल क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। सही है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या आएगा? 4C। मुझे क्रोमोसोम की संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। सही है, क्लियर है। दूसरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है G2 फेज में। भाई गैमेट में कितना दे रखा है? 10। डिप्लॉयड में कितना आएगा? 20। और BC G2 में आएगा। BC किस में आएगा? G2 में। थर्ड ऑप्शन, सी का आंसर बताओ। क्या फर्क पड़ रहा है? आंसर क्या आएगा? एक मिनट, सबसे पहले मुझे यह समझ में आ रहा है 3C का मतलब है तो या तो ये 2C से 4C हो रहा होगा या 4C से 2C हो रहा होगा। अब इसमें क्रोमेटिन दे दिया है, क्रोमोसोम है नहीं, तो एम फेज आंसर नहीं होगा, आंसर एस फेज होगा। मेरी बात सुनो, 3C कब आएगा? जब 2C से 4C जा रहा हो या 4C से 2C आ रहा हो। ये ठीक है? सही है, ठीक है। अब 2C से 4C कब होगा? एस फेज में। 4C से 2C कब होगा? एम फेज में। उसमें लिखा है क्रोमेटिन विजिबल है, एम तो आएगा नहीं, एस फेज आएगा। बेटा ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि आप चीजों सोचो। क्लियर है? समझ आ रहा है? ये सिर्फ आपकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए क्वेश्चन। सही है, क्योंकि जीवन फेज में 2C है तो एस फेज में 2C से क्या जाएगा? 4C जाएगा। सोच पा रहे हो? ठीक है। दूसरा, 4C से 2C कब जाता है? एम फेज में जाता है, पर एम फेज में क्रोमोसोम दिखते हैं। G1S G2 में क्या दिखता है? क्रोमेटिन दिखता है। कोई डाउट है? कर पाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी, फास्ट। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखो। इन अ egg cell of, in a egg cell of flowering plant, X, नाम X है, flowering plant X have chromosome number
हैव क्रोमोसोम नंबर 15। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने दे रखे? 15। कैलकुलेट 15 15 15 कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रोमेटिड कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन G2 phase of normal chromatid in G2 phase, G2 normal diploid cell of plant, in normal diploid cell of plant. N कितना दे रखा है? N 15 दे रखा है। 2N कितना होगा? 30। तो मेरे पास यहां जीवन में 2N इज इक्वल टू 30, यहां पर भी जीवन में 2N इज इक्वल टू 30। क्रोमेटिड कितने आ जाएंगे? किसी को डाउट है? कर लोगे? हाँ भाई, ठीक है, बोलो। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन और लिखो। नहीं समझ में आया बेटा? आ गया? आ गया सबको? आ गया ना? कोई है जिसको नहीं आया हो? पूछ लो बेटा, नहीं आया तो। देख मेरी बात सुन ध्यान से। तुझे जो दे रखा है बेटा, एक पॉलन ग्रेन या कोई भी हैप्लॉइड सेल दे रखा है। हैप्लॉइड सेल को एग सेल कह रहे हैं। एग सेल कितना दे रखा है? एन दे रखा है कितना? 15। तो डिप्लॉइड कितना होगा? 30। नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलते जीवन से G2 में, तो यहां भी 30 क्रोमोसोम है, यहां भी 30 है, पर यहां 30 क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड वाले हैं, तो 30 का डबल कितना हो जाएगा? 60। सही है? ठीक, चलिए आगे चलेंगे फटाफट से। एक क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन लिखेंगे। इफ सेल हैव, हाँ, इफ सेल हैव जीन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन जीवन फेज, जीवन फेज, सेम सेल हैव जीनोटाइप, जीन का मतलब जीनोटाइप भी होता है, जीनोटाइप इन G2 फेज, सेम सेल हैव जीनोटाइप इन G2 फेज। ऑप्शन लिख रहा हूं। हाँ भाई, ये एक्चुअल में पता है क्या कह रहा है? ये आपसे ये कह रहा है कि ये जीवन फेज में आपके पास ये सिचुएशन है, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, कैपिटल बी, स्मॉल बी। G2 फेज में ये सिस्टर क्रोमेटिड के साथ ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ये दिख रहा है सबको? तो यहां कैपिटल ए के साथ क्या आ जाएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल ई, और ये स्मॉल बी के साथ। तो इसको आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे? ये डबल हो गया भाई, इसका डबल हो गया ये, इसका डबल हो गया ये, इसका डबल यहां आ गया, और इसका डबल यहां आ गया। ऐसे लिखेंगे? किसको नहीं समझ में आया? तुझे ये समझ में आ रहा है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं? वो समझ में आ रहा है जो बनाने जा रहा हूं? हाँ शाबाश, यही सुनना चाह रहा था मैं। इधर देख बेटा, ये कैपिटल ए है या स्मॉल ए है? ये कैपिटल बी है, स्मॉल बी। ये कौन से फेज का है? जीवन का। G2 में क्या करेगा? इसको डबल कर देगा, है? तो यहां ए के साथ क्या आ जाएगा? ए, स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी, स्मॉल बी के साथ। तो इसको कैसे लिखेगा? यस,
ठीक है, कर लेंगे तो इसको बेटे, थोड़ा सा इसको जेनेटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं ताकि वहां पे आपको आसान पड़ेगा। ठीक है ना, हल्का सा उसके साथ लिंक करके चल रहे हैं जरूर से, क्योंकि क्या होगा, लिंक बिल्कुल नहीं करेंगे तो ठीक नहीं पड़ेगा, ये किसी अच्छे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। ठीक है, हेडिंग डालो, जी नॉट फेज की बात कर रहे हैं, हेडिंग डालो, जी नॉट फेज की बात कर रहे हैं। जी नॉट फेज क्या है? हाँ भाई, कृपया करके ध्यान दे बोर्ड की तरफ। अरे ध्यान दो इधर यार, बातें बहुत करते हो तुम। ये सही है गलत है? साइकिल है, कहीं बना लो, है कहीं भी बना सकते हो, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऊपर एम ही बनाना है। इधर ध्यान दो भाई, कृपया करके इधर ध्यान दो सारे बच्चे, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। जी नॉट फेज को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जीवन फेज के पास क्या क्या ऑप्शन होता है। देखो, जीवन फेज के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, सेल क्या करता है, ग्रो करता है और फिर क्या हो जाता है, बिकम परमानेंट। परमानेंट सेल का मतलब होता है बेटा कि उसका क्या क्या फिक्स हो जाए, साइज, शेप एंड रोल, ये तीनों चीजें फिक्स हो जाती हैं। फिक्स समझ में आता है? साइज, शेप, रोल, ये तीनों चीजें क्या हो गई, फिक्स हो गई। क्लियर है? साइज, शेप, रोल, ये तीनों चीजें फिक्स हो गई। ये हमने बात कर दी किसकी, जीवन फेज की। किसकी बात कर दी हमने, जीवन फेज की बात कर दी। 3 चीजें, सेल ग्रो किया, ये हो गया, साइज, शेप, रोल फिक्स हो गया। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा क्या किया बेटा, परमानेंट होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और ये सब क्या होता है, परमानेंट सेल क्या है, ये उस प्रोसेस का रिजल्ट होता है। दिस इज रिजल्ट प्रोसेस का। दूसरा ऑप्शन है कि सेल ग्रो करेगा और एंटर कर देगा एस फेज में। अगर वो एस फेज में एंटर कर गया तो सेल हैज टू डिवाइड, हैज टू डिवाइड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या होता है, सेल एग्जिट कर जाता है, एग्जिट कर जाता है जीवन फेज। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एग्जिट करने का क्या मतलब है। जो सेल जीवन फेज से एग्जिट कर गया, सबसे पहले वो ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, उसको लिखते हैं नॉट प्रोलीफरेट। हमारे पास क्या होता है बेटा, इसको समझना पड़ेगा, ये जी नॉट फेज होती क्या है। हम ये देखते हैं कि कुछ प्लांट्स की रूट में, ये रूट कैप है, यहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ऐसे, ये डिवाइडिंग सेल है, इसको मेरिस्टेम कह रहे हैं। ये डिवाइडिंग सेल डिवाइड करते रहते हैं बार बार। इनमें से कुछ डिवाइडिंग सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ना ये ग्रो कर रहा है ना ये डिवाइड कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसने क्या कर दिया है, एग्जिट कर दिया है क्या, जीवन फेज। ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉट प्रोलीफरेट। ना वो एंटर कर रहा है एस फेज में, इसलिए उसको क्या लिख रहे हैं, नॉट डिवाइड। तो ना वो ग्रो किया ना वो डिवाइड किया ना वो परमानेंट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो क्या कर रहा है, ना वो ग्रो किया ना डिवाइड किया, वो क्या कर रहा है, बट इट इज लिविंग। वो सेल क्या है, लिविंग है और वेट कर रहा है। अगर कोई चीज लिविंग है तो मेटाबॉलिकली क्या होगी, एक्टिव होगी। मेटाबॉलिकली क्या होगी, एक्टिव होगी। जिंदा है तो एक्टिव है मेटाबॉलिकली। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके सारे सेल उसी वक्त मर जाते हैं? नो सर, सेल की डेथ एक अलग प्रोसेस है। इंडिविजुअल की डेथ का मतलब होता है उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बीच का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाना। समझ में आ रहा है? वो एक कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। सेल की डेथ कैसे होगी, क्योंकि सेल के आसपास ब्लड है, ब्लड से उसे ऑक्सीजन चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। जब वो चीजें मिलनी बंद होती हैं तो वो मरता है धीरे धीरे। समझ आ रहा है? कुछ टाइम तक बहुत सारे सेल्स तो लिविंग रहते होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? बोलो। सही है? ठीक है, क्लियर है। अब मेरी बात यहां पे सुनेंगे ध्यान से। हम आपको ये समझा रहे हैं कि ये लिविंग है और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है।
ना ये डिवाइड कर रहा है ना ग्रो कर रहा है, मर भी नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ है। ये क्या करेगा, इट कैन डिवाइड, ये तब डिवाइड कर सकता है जब इससे पूछा जाए। वेन प्लांट रिक्वायर, वेन आस्क टू डू सो। आस्क टू डू सो का मतलब जब उससे पूछा जाए। पूछे जाने का मतलब है अगर जरूरत पड़ेगी, ये मेरिस्टेम खत्म हो जाए, तब ये डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं तो ये चुपचाप बैठा रहेगा। इसीलिए जी0 फेज को हम नाम देते हैं क्वीसेंट। क्वीसेंट का मतलब होता है शांत, चुप, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना। तो जी0 फेज इज क्वीसेंट फेज। कुछ लोगों को डाउट ये आता है कि सर क्या ये जीवन से एग्जिट करेगा? यस, जी0 जीवन से एग्जिट करेगा। दूसरी बात, अगर उसको एस में एंटर करना है तो उसको वापसी जीवन में आना पड़ेगा, डायरेक्ट एस में नहीं जाएगा। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि अभी वो ग्रो नहीं किया है। जब वो दोबारा ग्रो करना शुरू करेगा तो इसका मतलब वो किस में आ गया? जीवन में आ गया, अब वो एस में जाएगा। मेरी बात समझ में आई? कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सेल जीवन से एग्जिट कर गया मतलब कहीं चला गया, नहीं, सेल वही है, उसके अंदर बदलाव अलग तरह के हो रहे हैं, सेल कहीं गया नहीं है। तो अगर मैं कहता हूं कि वो जी0 से वापसी कहां जाएगा, एस में जाएगा या जीवन में जाएगा? जीवन में, क्योंकि पहले वो अब ग्रो करेगा। क्वीसेंट होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वो ग्रो कर जाए फिर वो जाए जी0 में। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे, वो स्टार्टिंग ऑफ जीवन फेज में ही जा सकता है जी0 में, जरूरी नहीं है कि बड़ा होके, कोई नीड ही नहीं है। भाई सेल ग्रो करके जी0 में क्यों जाएगा? जब उसको डिवाइड ही नहीं करना, परमानेंट नहीं होना, तो फिर वो क्यों जाएगा? तो वो जी0 से एग्जिट करता है, वापसी भी जीवन में आता है, फिर वहां से कहां जाता है? एस में। क्लियर है? बोलो। तो जी0 फेज कहां से एग्जिट होता है? जीवन फेज से। कहां एंटर करता है? क्वीसेंट फेज या जी0 फेज में। उसके क्या फीचर हैं? सेल ग्रो नहीं करेगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है? बोलो। ठीक है, क्लियर। अब आगे अगर हम बात करें वापसी जरूरत पड़ने पर, ये वापसी जीवन में एंटर कर सकता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, ये चीज क्लियर है? बोलो। एक सवाल तुम लोगों से, किसको किसको याद है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में हमने अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ी थी? ठीक है, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ। इसका मतलब जो एक सेल से दो सेल बने, दोनों सेल जीवन से निकल के एस में गए हैं, ये मतलब हुआ। दो सेल से चार बने, चारों के चारों जीवन से एस में गए हैं। अगर मैं कहता हूं अर्थमेटिक ग्रोथ, एक सेल से दो बने, एक डिवाइड करा, दूसरा परमानेंट हो गया, तो इसका मतलब एक सेल एस में गया, दूसरा नहीं गया, इसी अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं। फिर दो से तीन सेल बने, तीन से चार, ये क्या हो रहा है कि हर बार एक सेल एस में जा रहा है, दूसरा एस में एंटर नहीं कर रहा, ये अर्थमेटिक ग्रोथ है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, देखो क्वेश्चन को कैसे लिंक कर सकते हैं, लिंक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इन अर्थमेटिक ग्रोथ ऑल सेल्स एंटर इनटू एस फेज, गलत है? सही है। इन ज्योमेट्रिक फेज सम सेल एंटर इनटू एस फेज, सम सेल बिकम परमानेंट, ये भी गलत है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में सारे के सारे सेल एस फेज में एंटर करते हैं, और अर्थमेटिक में 50% एंटर करते हैं, 50% एंटर नहीं करते। क्लियर है? हाँ बेटा। हाँ हाँ, जिंदा सेल है। परमानेंट सेल मेरा स्किन सेल, तेरा स्किन, परमानेंट सेल तो लिविंग सेल है, लेकिन उसकी अब डेथ होगी, वो वापसी नहीं आ सकता डिवाइड होने। देखो मेरी बात सुनेंगे इधर भाई, एक मिनट मेरी तरफ और देखेंगे। देखो एक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूं प्लीज देखना ध्यान से इसे। ये डिवाइडिंग सेल है, मेरी बात समझना ध्यान से। ये डिवाइडिंग सेल है किसका? प्लांट का। बहुत ध्यान से सुनना। डिवाइडिंग सेल से जो परमानेंट सेल बनता है, इसको तुम पैरेनकाइमा कह सकते हो। यस, पैरेनकाइमा से और थोड़ा सा, मतलब और ज्यादा और अलग टाइप के बन सकते हैं, वो कॉलेनकाइमा हो सकता है, या मान लो स्क्लेरेनकाइमा हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं बात कर रहा हूं डिवाइडिंग सेल एनिमल की। एनिमल की, अब उससे मेरे पास ये परमानेंट सेल बन गया, ये परमानेंट है। ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बात बोलने जा रहा हूं, ठीक है? मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, प्लांट में
डिवाइडिंग सेल से और डिवाइडिंग सेल बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनिमल में भी बन सकते हैं, सही है। प्लांट में ये ऑप्शन अवेलेबल है, एनिमल में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्लांट में किसी परमानेंट सेल को, खासकर पैरेन्काइमा को, आप दोबारा डिवाइडिंग करा सकते हो, कैलस बना सकते हो, लेकिन एनिमल के केस में किसी परमानेंट सेल को दोबारा डिवाइडिंग नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? सही है? ये लगभग मुश्किल है। क्लियर है? सही है? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई डिवाइडिंग तो डिवाइड कर ही रहा है, मतलब एक बार सेल जीवन फेज से परमानेंट हो गया ना, प्लांट में फिर भी वापसी ला सकते हो। और कौन से वाला ला सकते हो नॉर्मली? पैरेन्काइमा। इनको नहीं ला सकते, इनको ला सकते हो। एनिमल में क्या होता है, एक बार परमानेंट हो गया तो फिर आप उसको वापसी नहीं ला सकते। ठीक है, इसीलिए शायद एक मैंने बताई भी थी कि एक रिसर्च थी इस पे जिसका नोबेल प्राइज भी था। उन्होंने क्या किया था मैं बताता हूं, उन्होंने कुछ परमानेंट सेल्स को डिवाइडिंग में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने परमानेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया था? डिवाइडिंग में। उससे फायदा क्या होगा? हाँ, ट्रांसप्लांट में फायदा होगा। उन्होंने क्या किया था, काफी मिलियंस डॉलर खर्च करके एक बर्गर बनाया था। बर्गर क्या बनाया था? वो मसल सेल से बनाया था। एक मसल सेल परमानेंट सेल था, उससे डिवाइडिंग करा और उससे और सेल्स बनाए। उससे क्या हुआ, उन्होंने ये तो ये डिबेट खत्म कर दिया वेज नॉन वेज का, क्योंकि कोई किलिंग नहीं हो रही है। मेरी बात समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक तो वो खत्म कर दिया, दूसरा उन्होंने क्या किया, जब वो उसको डिवाइडिंग में कन्वर्ट कर पाए, इससे फायदा क्या होगा, इससे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मदद मिलेगी। अभी क्या होता है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है वो पेरेंट्स से, बच्चों से, किसी से लिया जाता है, उसमें रिजेक्शन हो जाती है क्योंकि जीन सेम है नहीं। लेकिन यदि किसी को मान लो किडनी लगवानी है, किडनी खराब हो गई, अगर उसके परमानेंट सेल को लेकर आप दोबारा डिवाइडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, या उसका ऐसा डिवाइडिंग सेल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बोन मैरो में जो भी डिवाइडिंग सेल हैं उनका फेट फिक्स है, उनका फ्यूचर फिक्स है, वो क्या बनाएंगे। अगर मैं उसको ऐसा डिवाइडिंग सेल बना दूं जैसे कि जाइगोट होता है जो कुछ भी बना सकता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व है। आप उस डिवाइडिंग सेल को तेजी से ग्रो करके किडनी डेवलप करो, क्योंकि वो उसी का सेल था, तो इसलिए वो रिजेक्ट नहीं होगा। समझ आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीजें ध्यान रखनी, जस्ट आपके लिए है ये। चलो बनाइए इसे, लिख लिए? ठीक है, हेडिंग डालो, एम फेस में कुछ बेसिक बातें बतानी है। मारूंगा, पिटाई कर दूंगा। हाँ बेटा, कितना बज गया? मेरे में भाई 13:32 हो रहे हैं, देख। हाँ तो मैंने पीछे करी है ना जानबूझ के तुम्हारे लिए। हेडिंग डालो, एम फेस। 2 मिनट दो बस, हेडिंग लिखवा रहा हूं, कुछ नहीं करा रहा। हेडिंग लिखो, एम फेस। बेटा मैं एक क्लास छोड़ दूंगा, सिर्फ हेडिंग डालो एम फेस। मैं 2-3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, उसको आगे कराएंगे कल, आज नहीं करा रहे। 2-3 पॉइंट्स लिखने बस, हेडिंग डालो। बेटा देखो वहां तो ऑनलाइन है, ब्लॉक कर सकते हैं, या पिट पिटा जाएगा कोई एक इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, हाँ। सेल कुछ टाइम बाद मर जाएगा, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है, उसकी भी अपनी आर्टरी वगैरह होती है ना। सेल मरता है बेटा, उसका वेस्ट बाहर ना जाए, खाना ना मिले, तब मरता है। सेल वैसे डेथ नहीं करता, कुछ टाइम तक उसको बचा सके ना हम लोग, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देके बचा सकते हैं। लिखो फटाफट से, हेडिंग डालो, एम फेस। एम फेस के कुछ बेसिक फीचर लिखो, हेडिंग डालो, एम फेस बेसिक फीचर। एम फेस बेसिक फीचर, फर्स्ट फीचर, it is also known as mitosis, it is also known as mitosis। कुछ ने कॉपी बंद करके ताला लगा लिया, नहीं जल्दी लिखो बेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस, डिवाइडेड इनटू टू फेज। इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस डिवाइडेड इनटू टू फेज। देखो बेटा मैं छोड़ भी सकता था यहां पर मैं जबरदस्ती लिखवा रहा हूं। रीजन क्या है, तुम्हें हैबिट ना लग जाए अपनी बात मनवाने की, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ठीक है,
गंदी हैबिट ना लगे इसके लिए है, तुम्हारी बात मानी ही नहीं जाएगी साल भर। सिंपल सी बात है, इसलिए लिखवा रहा, जबरदस्ती लिखवा रहा हूं मैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ताकि तुम्हें पता रहे तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं मानी जाती। ठीक है, हाँ, सीधे मुंह पे बेइज्जती है ना। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट लिख लो। नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल? पेरेंट के क्रोमोसोम और डॉटर सेल के क्रोमोसोम सेम है, बस ये बात लिख लो, फिर छोड़ रहे हैं। लिख लो, इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। रीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड डॉटर सेल इज सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड डॉटर सेल इज सेम। सही है, पेरेंट में और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? सेम है। ठीक है, यहीं तो रोकते हैं, इसको हम कल करेंगे यहां से। बोल ले भाई तू, क्या फर्क पड़ रहा है? बैठ जाओ भाई, 1 मिनट, नाश्ता है तुम्हारे लिए। क्या कुछ लाए उनके लिए? सुनना सुनना, 1 मिनट, जा रहे हो क्या? भाई एक खुशखबरी है, डीपीपी लेते जाना। सुनो, डीपीपी लेते जाना, ठीक है? तो डीपीपी अपन इस गेट से बांटेंगे। और दो चीज और बात करनी है। कल एक फिजिक्स के प्रॉब्लम्स का फॉर्म भेजा था, ठीक है? उसमें बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, तो उसमें क्या है ना, जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने डाला है कि हाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा है या ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अभी क्या है कि फिजिक्स में अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है इस टाइप का, कि एक बैच हम लोग किशोर सर का देंगे, ठीक है, फिजिक्स में। तो अगर किशोर सर से कोई आना चाह रहे तो वो अभी से फिर से फॉर्म भरना, सिर्फ फिजिक्स के लिए, ठीक है? बाकी आपको जो आपके अभी सैम है ना, वो मिलेंगे, और टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी बैकलॉग्स है उनको अपने टॉपिक नोट करा दो, सो डैट कि वो आपको क्लास के बाद कुछ भी बैकलॉग को खत्म कर पाए। बीडीपीपी के लिए आप इस गेट से आओगे लाइन लगा के आराम से। हेलो हेलो।